यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इसी वजह से पहाड़ी इलाके में क्या होता है, बर्फ जमते हैं, पहाड़ी इलाके में ठंड लगते हैं, सर्दी लगते हैं हम लोगों को, क्योंकि पहाड़ी इलाका जो ऊपर है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर के, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। लगभग 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर ऊपर अगर जाएंगे तो कितना टेम्परेचर घटेगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एटवर क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10 फिजिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर जो कि है कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट, इस चैप्टर के ए टू जेड यानी हर चीज को मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और इसके बाद और भी कई वीडियोस आएंगे, उसको भी आप लोगों को जरूर देखना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर से टोटल कितने मार्क्स होगा। तो देखिए, इस चैप्टर से टोटल 5 मार्क्स होगा। कितने मार्क्स होगा, 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स होगा, यानी कि आपको 90 में 5 मार्क्स इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ठीक है, एक होगा एमसीक्यू 1 मार्क का, एमसीक्यू 1 मार्क का ही होता है। ठीक है ना, और 2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 1 into 2 क्या होगा, वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। और एक होगा ऐसे 2 मार्क्स का। ठीक है ना, 2 into 1 यानी कि 2 मार्क्स का एक क्या होगा, ऐसे होगा, जो कि क्या होगा, शॉर्ट आंसर होगा। ठीक है, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स और 2 मार्क्स 4 मार्क्स और 1 मार्क 5 मार्क्स, तो टोटल 5 मार्क्स इस चैप्टर से होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चलिए फिर हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि हमारे जो अर्थ है कुछ इस तरह के हैं, आप सबको पता है। मान लेते हैं ये हमारे क्या है, अर्थ है। तो हम लोग पता है कि अर्थ के चारों तरफ क्या है, हवा का एक चादर है, एक ग्लाफ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके चारों तरफ क्या है, एक हवा का एक क्या है, चादर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलिए, एटमॉस्फेयर कहता है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए एटमॉस्फेयर क्या है, तो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक हवा का लेयर होता है, यह हवा का एक चादर होता है, यह हवा का एक गिलाफ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस हवा के गिलाफ को हम लोग कहेंगे एटमॉस्फेयर। क्या कहेंगे, बोलिए, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ओके, इस एटमॉस्फेयर में जो है हमारे एयर होते हैं, और क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल। ठीक है, और क्या होता है, और हमारे होते हैं ह्यूमिडिटी, और हमारे क्या होता है, हमारे होता है ह्यूमिडिटी, या फिर कह सकते हैं हम लोग वाटर वेपर। ओके, तो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर यानी कि ह्यूमिडिटी मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर का ग्लाफ होता है, एयर का लेयर होता है, जो चादर होता है एयर का, उसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, जिसमें एयर होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, वाटर वेपर होता है। एयर में हमको क्या क्या कौन से गैस मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा हम लोग को मिलता है नाइट्रोजन, N2, नाइट्रोजन लगभग 78% मिलता है हम लोगों को। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग को मिलते हैं O2 जो कि है ऑक्सीजन, अप्रोक्सीमेटली 21% या 20%। ओके, और उसके बाद CO2 मिलते हैं, CO2 जो कि कितना परसेंट मिलता है, 0.03, इतना परसेंट क्या मिलता है, CO2। इसके अलावा हम लोगों को एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस मिलेंगे, हीलियम गैस मिलेंगे, ठीक है, आर्गन मिलेंगे, क्रिप्टन मिलेंगे, जेनन मिलेंगे, एमोनिया मिलेंगे, NH3 एमोनिया। ठीक है, ये सब गैस मिलेंगे, NH3। ठीक है, और बहुत सारे गैसेस है वो मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन जो 78% होते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन, उससे कम होता है 21% अप्रोक्सीमेटली, और उसके बाद जो कम होता है मतलब CO2। ठीक है, ये 3 गैस ज्यादा पाया जाता है। CO2 कितना परसेंट पाया जाता है, 0.03%। ओके, इसके अलावा आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, एमोनिया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो हमारे जो ये अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है ना। हमारे जो ये अर्थ है, इसके चारों तरफ जो हवा के लेयर पाए जाते हैं उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ये है हमारा एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये है हमारे क्या, एटमॉस्फेयर। तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर को किसी बुक में लिखा है 5, किसी बुक में लिखा है 6, किसी में 4 ही दिया है। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेयर को लगभग 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ओके, 6 हिस्सों में। देखिए, पहला जो है वो है ट्रोपोस्फियर, यानी मान लेते हैं यहां तक ये जो है ये हमारा ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, दूसरा लेयर जो है वो है स्ट्रेटोस्फियर, तो ये है हमारा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, ये हो गया ट्रोपोस्फियर, और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारा मिसोस्फियर, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मिसोस्फियर है। ठीक है,
ये हमारा क्या है, ये हमारा मेसोस्फीयर है। इसके बाद चौथा जो लेयर है वो है थर्मोस्फीयर। तो मान लेते हैं ये वाला लेयर जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है थर्मोस्फीयर, ठीक है। और पांचवा जो लेयर है वो है एक्सोस्फीयर। तो मान लेते हैं ये जो लेयर है ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्सोस्फीयर। और जो लास्ट वाला छठा जो लेयर है उसका नाम है मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर। तो ये छठा लेयर है हमारा मैग्नेटोस्फीयर। तो फर्स्ट लेयर का नाम ट्रोपोस्फीयर, सेकंड लेयर का नाम स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड लेयर का नाम मेसोस्फीयर, फोर्थ लेयर का नाम थर्मोस्फीयर, फिफ्थ लेयर का नाम एक्सोस्फीयर, सिक्स्थ लेयर का नाम क्या है, मैग्नेटोस्फीयर। अब ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, इस स्ट्रेटोस्फीयर में जो है और एक लेयर होता है जिसका नाम है ओजोनोस्फीयर। क्या नाम है, ओजोनोस्फीयर, ठीक है, ओजोनोस्फीयर, ओके। और ये जो थर्मोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर में और एक लेयर है जिसका नाम है आयोनोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, क्लियर है। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर के जो एक सब लेयर है ओजोनोस्फीयर, ये लेयर कहां से कहां तक पाया जाता है, इस लेयर में क्या होता है, ये ऐसा नाम क्यों हुआ। और थर्मोस्फीयर के एक सब लेयर जो है आयोनोस्फीयर, इसका नाम आयोनोस्फीयर क्यों है, यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, ये कहां से कहां तक है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो ब्रॉडली एटमोस्फेयर को 6 या 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर। किसी किसी बुक में मैग्नेटोस्फीयर दिया हुआ है, किसी किसी बुक में मैग्नेटोस्फीयर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एक एक करके जान लेते हैं हम लोग कि किस लेयर में, हर एक लेयर की अलग अलग खासियत होती है, अलग अलग अपनी एक खासियत होती है हर एक लेयर की। तो सबसे पहले हम लोग ट्रोपोस्फीयर से स्टार्ट करेंगे, ओके। आइए ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस हेडिंग बनाइए आप लोग, ट्रोपोस्फीयर मेरे साथ साथ आप लोगों को लिखना है, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रोपोस्फीयर के एल्टीट्यूड कितना है, कहां तक फैला हुआ है। तो देखिए एक नंबर पॉइंट जो है, ट्रोपोस्फीयर हमारे अर्थ के सरफेस से, अर्थ सरफेस से लेकर 14 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 14 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अर्थ सरफेस से कितना, 14 किलोमीटर, यानी 0 किलोमीटर से लेकर, यानी 0 to 14 किलोमीटर तक कौन फैला हुआ है, हमारे ट्रोपोस्फीयर। ये उसका हो गया क्या, एल्टीट्यूड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, ओके। यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई कितने है, 14 किलोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और सबसे ज्यादा ट्रोपोस्फीयर के जो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, वो खते वस्तुआ यानी कि इक्वेटर में। कहां पर है, सबसे ज्यादा इक्वेटर में, सबसे ज्यादा इसके एल्टीट्यूड जो है, मोस्ट एल्टीट्यूड कहां पर है, मोस्ट एल्टीट्यूड कहां पर है, इक्वेटर में, जिसको हम लोग खते वस्तुआ कहते हैं, ठीक है। इक्वेटर में लगभग कितना है, 14 किलोमीटर, कितना, 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर। और सबसे कम जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है। कहां पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कितना है, लगभग 5 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। कितना, 5 किलोमीटर, क्या इसके ऊंचाई, किसके, ट्रोपोस्फीयर की, ठीक है। इस लेयर में, एटमॉस्फेयर के इस लेयर में सबसे ज्यादा गैस है, सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है। 75% गैस एटमॉस्फेयर के इसी लेयर में है। इसी वजह से इसका मास सबसे ज्यादा है। मास क्या है, सबसे ज्यादा है, मास सबसे ज्यादा है, यानी कि इस लेयर का मास सबसे ज्यादा है, मास सबसे ज्यादा है, क्लियर। और इस लेयर में सबसे ज्यादा गैस है, 75% गैस इसी लेयर में पाएगा, इसलिए इस लेयर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, डेंसिटी सबसे ज्यादा है, डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, क्लियर, सबसे ज्यादा है, डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और इस लेयर में कौन सी गैस पाई जाती है, अगर पूछा जाए तो इस लेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, H2O, जो वाटर वेपर है, ठीक है, क्या है, वाटर वेपर, ये सभी गैस लगभग इस लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या कौन सी गैस ज्यादातर पाया जाता है, N2, O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 वाटर वेपर, ठीक है, जिसको बांग्ला में जलीय बाष्प कहते हैं। तो इस लेयर में ये सब गैस पाए जाते हैं। और इस लेयर में वेदर चेंज होते हैं, वेदर समझ देना, ऋतु, वेदर चेंज होते हैं। वेदर का मतलब क्या होता है, ऋतु, यानी कि मौसम तब्दील होते हैं, यानी आंधी, स्टॉर्म, आंधी, तूफान, साइक्लोन, बारिश, सब कुछ इस लेयर में होते हैं, बाकी और किसी भी लेयर में नहीं होते हैं। यानी ट्रोपोस्फीयर के बाद जो स्ट्रेटोस्फीयर आता है, मेसोस्फीयर आता है, थर्मोस्फीयर आता है, एक्सोस्फीयर आता है, मैग्नेटोस्फीयर आता है, किसी भी लेयर में बारिश, आंधी, तूफान, मौसम की तब्दीली यानी वेदर चेंजिंग नहीं होता। तो इस लेयर में वेदर क्या होता है, वेदर चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से इस लेयर से जो है जेट प्लेन, जो जेट प्लेन है ना, जेट प्लेन, ये जेट प्लेन इसी वजह से इस लेयर से क्या नहीं करते हैं, इस लेयर से आना जाना नहीं करते हैं, ठीक है, इस लेयर से आना जाना नहीं करते हैं। तो जेट प्लेन किस लेयर से आना जाना करता है, आंसर इज स्ट्रेटोस्फीयर,
आंसर इज स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में मौसम की तब्दीली नहीं होता है, यानी वेदर चेंजिंग नहीं होता है, ना आंधी, ना बारिश, ना तूफान, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर से जेट प्लेन आना जाना करता है। जेट इंजन या जेट प्लेन अगर पूछा जाए तो एयरक्राफ्ट जेट इंजन किस लेयर से आना जाना करता है? आंसर इज स्ट्रेटोस्फीयर। कौन से लेयर? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर से जेट प्लेन या एयरक्राफ्ट आना जाना करता है। इससे क्यों नहीं आना जाना करता? क्योंकि इसमें मौसम की तब्दीली होता है, बारिश, आंधी, तूफान, ये सब होते हैं। ठीक है, वेदर चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर बारिश, आंधी, तूफान आता है। इसी वजह से इसको बंगाली में एक और नाम दिया गया है जिसको कहते हैं खद्दोमंडल। खद्दो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं भी हो सकता है। ठीक है, खद्दोमंडल या खद्दोमंडल बोलेगा। हम खद्दोमंडल लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, मंडल। तो इस लेयर का दूसरा नाम क्या है? खद्दोमंडल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मौसम चेंज होता है, यानी आंधी, बारिश, तूफान ये सब आते हैं। इसी वजह से इस लेयर का नाम क्या पड़ गया? खद्दोमंडल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेयर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज मिल गया। ठीक है, और हाँ, इस लेयर के अगर ऊपर हम लोग बढ़ेंगे, यानी एल्टीट्यूड अगर बढ़ेंगे, अगर एल्टीट्यूड में ऊंचाई, एल्टीट्यूड अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा पता है? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर TEM कर देता हूं, टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। यानी एल्टीट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इसी वजह से पहाड़ी इलाके में क्या होता है? बर्फ जमता है, पहाड़ी इलाके में ठंड लगता है, सर्दी लगती है हम लोगों को, क्योंकि पहाड़ी इलाका जो ऊपर है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फियर के, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। लगभग 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर ऊपर अगर जाएंगे तो कितना टेम्परेचर घटेगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस। 6.5 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर घट जाएगा 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर। 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। ओके, और एक बात, हम लोग एल्टीट्यूड अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा ट्रोपोस्फियर में। लेकिन एक चीज घटेगा, वो क्या है? वो प्रेशर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एयर कम होगा, मतलब एयर का डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी कम होने से क्या होगा? प्रेशर कम होगा। हम लोग जानते हैं कि पहाड़ी इलाके में प्रेशर क्या होता है? कम होता है। इसी वजह से पहाड़ी इलाके में जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो पहाड़ी इलाके में क्या होता है? प्रेशर कम होता है, क्योंकि जैसे ऊपर है, ऊपर एयर के डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। तो ट्रोपोस्फियर के जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम लोग, यानी ऊंचाई बढ़ाएंगे, यानी एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, तो प्रेशर क्या होगा? कमेगा। सिर्फ ट्रोपोस्फियर की बात नहीं, सभी लेयर में प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। सभी लेयर में ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, मैग्नेटोस्फियर, सभी लेयर में अगर ऊंचाई बढ़ाएंगे यानी ऊपर जाएंगे हम लोग, तो प्रेशर हमेशा ही घटेगा। लेकिन सभी लेयर में टेम्परेचर घटेगा नहीं, किसी में बढ़ेगा, किसी में घटेगा। तो मैं आप लोगों को एक की पॉइंट दूंगा। पहले की पॉइंट ये है कि पहले घटेगा, यानी ट्रोपोस्फियर में घटेगा, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ेगा, मेसोस्फियर में घटेगा, थर्मोस्फियर में बढ़ेगा, एक्सोस्फियर में बढ़ेगा, यानी घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्लियर? तो अगर एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे तो एल्टीट्यूड बढ़ाने से क्या होगा? एल्टीट्यूड बढ़ाने से क्या होगा? बोलिए। प्रेशर हमेशा ही क्या होगा? सिर्फ इसी लेयर में नहीं, हर लेयर में प्रेशर क्या होगा? घटेगा। तो अगर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर भी घटेगा। 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता है? घटता है। और टेम्परेचर कहां तक पहुंच जाता है? टेम्परेचर पहुंच जाता है -56 डिग्री सेल्सियस तक। कितना डिग्री टेम्परेचर तक? -56 डिग्री सेल्सियस तक। यानी ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर जो होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जहां पर लेयर खत्म होंगे, वहां पर टेम्परेचर कितना होता है? -56 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जहां पर ये लेयर खत्म होते हैं और दूसरा लेयर शुरू होता है, यानी ट्रोपोस्फियर, यहां पर मान लीजिए ट्रोपोस्फियर क्या हो गया? फिनिश हो रहा है, और यहां पर स्ट्रेटोस्फियर क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। ट्रोपोस्फियर खत्म हो रहा है, स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो रहा है। तो जहां पर ट्रोपोस्फियर खत्म हो गया और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होते हैं, उस बीच वाले एरिया को क्या कहा जाता है? ट्रोपोपाउस। क्या कहा जाता है? बोलिए। ट्रोपोपाउस। पॉज का मतलब समझ देना, पॉज। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर जहां पर एंड होंगे और स्ट्रेटोस्फियर जहां पर स्टार्ट होंगे, उस बीच के लेयर को कहा जाता है ट्रोपोपाउस, जिसके टेम्परेचर चेंज नहीं होते हैं। और ट्रोपोपाउस के टेम्परेचर कितना होता है? -56 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रोपोस्फियर जहां पर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फियर जहां पे शुरू होता है, उस एरिया को कहेंगे ट्रोपोपाउस। और ट्रोपोपाउस के जो टेम्परेचर होता है लगभग कितना होता है? -56 डिग्री सेल्सियस। ओके, और यहाँ के जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। और ये जो ट्रोपोपाउस है, इसके एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई कितने है? लगभग 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लगभग ऊंचाई है। ट्रोपोपाउस की ऊंचाई कितनी है? 3 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा, यानी कि टेम्परेचर कम होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे
गैस की डेंसिटी, ट्रोपोस्फियर में गैस की डेंसिटी कम हो जाएंगी, और गैस की डेंसिटी कम होने से टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब फिर हम लोग जो है स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में जानते हैं। चलिए नोट कीजिए स्ट्रेटोस्फीयर। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो 14 किलोमीटर से लेकर 56 किलोमीटर तक इसके ऊंचाई होते हैं। इसकी हाइट जो है 14 किलोमीटर से 56 किलोमीटर तक होते हैं। 0 to 14 ट्रोपोस्फीयर, 14 to 56 स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, अच्छा, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है बहुत ही कम मिकदार में, वेरी लेस, बहुत ही कम मिकदार में O2 गैस पाई जाती है यहां पर। ओके, सबसे ज्यादा यहां पर कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन, 90%। यहां पर ओजोन गैस 90% पाया जाता है। कितने परसेंट, 90%। ठीक है, लगभग 20 से स्ट्रेटोस्फीयर में 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के आसपास, किसी किसी बुक में जो है 20 से 35 किलोमीटर बोला है, किसी में 30 ही बोला है, किसी में 35 बोला है। तो किसी किसी बुक में क्या दिया, लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास सबसे ज्यादा ओजोन गैस है, जिसका फॉर्मूला, ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या है, O3। क्या है, O3। सबसे ज्यादा ओजोन गैस 20 से 25 किलोमीटर के आसपास है। तो ओजोन गैस ने जो है एक लेयर बना लेता है, ओजोन गैस जो है एक लेयर बनाती है। 90% ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फीयर में है, बहुत ही कम मिकदार में O2 गैस है। ठीक है, 90% ओजोन गैस है। 20 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर के आसपास ओजोन गैसों की एक लेयर है, जिसको कहा जाता है ओजोनोस्फीयर। क्या कहा जाता है, ओजोनोस्फीयर। क्या कहा जाता है, ओजोनोस्फीयर। अगर पूछा जाए ओजोनोस्फीयर क्या है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में 20 से 25 किलोमीटर तक ओजोन गैस की एक परत है, एक लेयर है, जिसको ओजोनोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस। और ये जो ओजोन गैस है ना, O3, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो आने वाली वीडियो में पता चल जाएंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस वो गैस होता है, फिर भी थोड़ा बता देता हूं, जो क्या करता है, जो अपने अंदर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, अपने अंदर गर्मी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो O3 एक ग्रीन हाउस गैस है, ये हीट को जो है एब्जॉर्ब करके रखते हैं, रेडिएशन को, सूरज से आने वाले यूवी रेडिएशन को। ओके, तो O3 एक क्या, ग्रीन हाउस गैस है। एग्जाम में आता है क्या O3 ग्रीन हाउस गैस है, यस, O3 ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए ओजोनोस्फीयर कहां पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, ओजोनोस्फीयर के हाइट कितने हैं, लगभग 20 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर। किसी किसी बुक में 20 से 35 दिया है, किसी किसी बुक में 20 से 30 किलोमीटर के आसपास दिया है। ओके, ये जो ओजोनोस्फीयर है, ये ओजोनोस्फीयर सूरज से जो यूवी आते हैं, ओजोनोस्फीयर जो है ये, मान लीजिए ये ओजोनोस्फीयर है। ठीक है, सूरज से जो यूवी रेज आते हैं, यूवी रेज या यूवी रेडिएशन कह सकते हैं। ठीक है ना, इसको ये क्या करता है, अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और ये यूवी रेडिएशन अर्थ में आने नहीं देते हैं, अर्थ में आने नहीं देते हैं। अगर ये यूवी रेडिएशन अर्थ पे आ जाए, जमीन पे आ जाए, तो बहुत ही लॉस होंगे, बहुत ही नुकसान होंगे, स्किन कैंसर होंगे, घर घर स्किन कैंसर हो जाएंगे। ठीक है, कि पेड़ पौधे के जो ग्रोथ है वो कम हो जाएंगे, ग्रोथ। ठीक है, जानवरों के जो पैदावारी सलाहियत है, रिप्रोडक्शन जानते ना, पैदावारी सलाहियत वो कम हो जाएंगे। जो छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो समंदर में या नदी में, नदी के नीचे छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल है, वो क्या हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। अलगी फंगी वगैरह बर्बाद हो जाएंगे। आंख हमारे मुतासिर होंगे, आंख की बिनाई चली जाएगी, आंख की बिनाई मुतासिर होंगे। समझ रहे हैं, तो यूवी रेडिएशन से हमको कौन बचाता है, यूवी रेडिएशन से बचाता है हमारा ओजोनोस्फीयर। ये ओजोनोस्फीयर है कहां, ये ओजोनोस्फीयर है स्ट्रेटोस्फीयर में। कहां से कहां तक है, 20 किलोमीटर से लगभग 25 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। ओजोनोस्फीयर क्या, ओजोन गैस से मिलकर बना है। ओजोनोस्फीयर क्या है, ओजोनोस्फीयर ओजोन गैस की एक परत है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में 20 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है। ये क्या करता है, ये एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है हमारे अर्थ के लिए, हमारे लिए प्रोटेक्टर। ओजोनोस्फीयर को अम्ब्रेला भी कहा जाता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, क्या कहा जाता है, अम्ब्रेला। ठीक है, ये सूरज से आने वाले यूवी रेडिएशन जो बहुत ही नुकसानदायक है, इनको आने से रोकता है। ओजोनोस्फीयर क्या करता है, ओजोनोस्फीयर जो है ओजोन गैस से मिलकर बना है, और ओजोन गैस क्या करता है,
यूवी रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको नीचे आने नहीं देते हैं। क्लियर है? तो ओजोनोस्फीयर हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और ये ओजोनोस्फीयर जो है हमारे बहुत सारे एक्टिविटी की वजह से ये बर्बाद हो जाता है। ओजोनोस्फीयर को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदार जो गैस है वो है CFC। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद NO और N2O, ये सब जो है ओजोनस गैस को, ये सब गैस क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। यहां पर N2O नहीं, NO2 होगा, ठीक है। तो CFC जो है सबसे ज्यादा ओजोनोस्फीयर को क्या करता है, ओजोन लेयर को बर्बाद करता है, ठीक है। 1 मोल CFC लाखों मोल ओजोन को क्या कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर में कोई मौसम की तब्दीली नहीं होता है, वेदर चेंजिंग नहीं होता है, नो वेदर चेंजिंग, नो वेदर चेंजिंग, कोई वेदर चेंज नहीं होता है यहां पर, ठीक है, कोई वेदर चेंज नहीं होता है। इसी वजह से इस लेयर से जेट प्लेन जो है, हमारे जो जेट प्लेन है वो आना जाना करते हैं इसी लेयर से, इसी वजह से, ठीक है। कौन से लेयर से, स्ट्रेटोस्फीयर से, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फीयर में आंधी बारिश तूफान कुछ भी नहीं होता है, यानी कि कोई वेदर चेंज नहीं होते हैं। इसी वजह से जेट प्लेन जो है, एयरक्राफ्ट जो इस लेयर से आना जाना करता है। और यहां पर बारिश आंधी तूफान कुछ भी नहीं होता है, इसी वजह से ओजोनोस्फीयर को जो है क्या कहा जाता है बांग्ला में, शांतोमंडल। शांतो माने शांत रहता है, शांतोमंडल, ठीक है ना। अगर पूछा जाए शांतोमंडल किस लेयर को कहा जाता है, सॉरी ओजोनोस्फीयर मैंने बोल दिया, स्ट्रेटोस्फीयर को। किस लेयर को शांतोमंडल कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर को, क्योंकि यहाँ पर शांत रहना, ना मौसम की तब्दीली होती है, ना बारिश होती है, ना आंधी होती है, कुछ भी नहीं। इसी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर को क्या कहा जाता है, शांतोमंडल। और ट्रोपोस्फीयर को क्या कहा जाता है, खुद्दोमंडल, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, यानी कि हाइट बढ़ाएंगे, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्ट्रेटोस्फीयर में, एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, बोलिए, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा, बोलिए, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ज्यादातर 90% ओजोन गैस है, और ओजोन गैस क्या करता है, सूरज से आने वाले यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ, हीट बढ़ेंगे, हीट क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ेंगे, है ना। तो इसी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होंगे। ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज होंगे ऊपर बढ़ने से, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज होंगे, यानी कि बढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने बोला आप लोगों को एक चीज कि हमेशा ही प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ट्रोपोस्फीयर में भी ऊपर जाने से डिक्रीज होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में भी ऊपर, स्ट्रेटोस्फीयर में अगर ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर किसी भी लेयर में अगर ऊपर जाएंगे हम लोग तो प्रेशर हमेशा ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एल्टीट्यूड के साथ, एल्टीट्यूड के साथ, एल्टीट्यूड के साथ अगर एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, बोलिए, प्रेशर डिक्रीज होगा। क्लियर है। तो याद रखिएगा कि ट्रोपोस्फीयर में अगर ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी पहले घटेगा, स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ेगा, फिर मेसोस्फीयर में घटेगा, थर्मोस्फीयर में बढ़ेगा, एक्सोस्फीयर में बढ़ेगा, मैग्नेटोस्फीयर में बढ़ेगा, यानी घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ओके, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अगर स्ट्रेटोस्फीयर में ऊंचाई बढ़ाया जाए तो टेम्परेचर पे क्या असर पड़ेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, बोलिए, टेम्परेचर बढ़ेगा। कभी कभी पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फीयर में अगर ऊंचाई बढ़ाया जाए तो टेम्परेचर में क्या असर पड़ेगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। तो याद रखना कि जेट प्लेन, एयरक्राफ्ट कौन से लेयर से आना जाना करता है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, O3, ओजोन। ओजोनोस्फीयर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर में 25 से 30, 20 से 25 कह सकते हैं, या फिर 25 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक ओजोन गैस के एक परत है जिसे ओजोनोस्फीयर कहते हैं। ये ओजोनोस्फीयर हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, सूरज से आने वाले यूवी रेडिएशन को रोकते हैं, यानी एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है। अगर यूवी रेडिएशन आ जाए तो स्किन कैंसर होगा, पौधों की ग्रोथ कम हो जाएंगे, आंखों की बीनाई पे मुतासिर होंगे, ओके। और समुद्र में जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, एक्वेटिक बैक्टीरिया, अलगी वगैरह, ये सब जो है बर्बाद हो जाएंगे। अगर ओजोनोस्फीयर बर्बाद हो, ये सारे जो है हार्मफुल इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ओजोनोस्फीयर को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CFC गैस जो रेफ्रिजरेटर से जो है निकलते हैं, सेविंग क्रीम में जो है, यानी CFC गैस का जो सोर्स है वो सेविंग क्रीम है, रेफ्रिजरेटर है, ब्यूटी पार्लर है, ठीक है। यहां पर मतलब ब्यूटी पार्लर में जो है लड़की को ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद सेविंग, बार बार सेविंग नहीं करना चाहिए, रेफ्रिजरेटर को जो है स्टार्ट करके चालू करके नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होगा, CFC जो है प्रोड्यूस होंगे, CFC क्रिएट होंगे। तो वो CFC क्या करेगा, वो CFC ओजोनोस्फीयर में ओजोन
गैस को जाके क्या करेगा, बर्बाद करेगा। और ओजोनोस्फीयर को अगर बर्बाद हो जाए, अगर ओजोनोस्फीयर को बर्बाद करे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात, एक चीज आप लोगों को याद रखना, ओजोन होल। ओजोन होल, ओजोन होल क्या है? ओजोन के परत जहां पर कमजोर या पतला या बर्बाद हो जाता है उसे ओजोन होल कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए ओजोन होल क्या है, ओजोन के परत जिस मकाम पर जहां पर कमजोर, पतला या बर्बाद हो जाता है उसे ओजोन होल कहते हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ओजोन डिप्लेशन किसे कहते हैं? ओजोन डिप्लेशन, डिप्लेट का मतलब बर्बाद होना, खत्म होना। तो ओजोनोस्फीयर जिस प्रोसेस से बर्बाद होता है उस प्रोसेस का नाम है ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन, अगर पूछा जाए ओजोन डिप्लेशन किसे कहता है, ओजोनोस्फीयर जिस प्रोसेस से बर्बाद होते हैं उस प्रोसेस का नाम है ओजोन डिप्लेशन। और जहां पर बर्बाद होता है, कमजोर होता है, उस को हम कहेंगे ओजोन होल। तो ओजोन होल देखा गया है, अंटार्कटिका में ओजोन होल देखने को मिला है, यानी वहां पर ओजोनोस्फीयर की बर्बादी हुई है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला कि जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, है ना। तो टेम्परेचर कहां से कहां तक पहुंचते हैं, तो देखिए ट्रोपोस्फीयर में जो है टेम्परेचर कहां तक पहुंच जाते हैं, घट करके -56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते हैं। ट्रोपोपाउस में कितना डिग्री टेम्परेचर होता है, -56 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस से कहां पहुंचते हैं, -2 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर शुरू में कितना होता है, -56 डिग्री सेल्सियस, और जहां पर स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होता है वहां पर टेम्परेचर कितना होता है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब ट्रोपोस्फीयर जहां पर खत्म हुआ उसका नाम है ट्रोपोपाउस, और स्ट्रेटोस्फीयर जहां पर खत्म होगा उसका नाम क्या होगा, स्ट्रेटोपाउस, ठीक है। तो स्ट्रेटोपाउस, पॉज का मतलब जानते हैं ना, हाँ, रुक जाना, थम जाना। तो स्ट्रेटोस्फीयर जहां पर क्या होते हैं, खत्म होते हैं, और मिसोस्फीयर जहां पर स्टार्ट होता है उस जगह का नाम, उस लेयर का नाम या उस एरिया का नाम हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटोपाउस, ठीक है। तो अगर पूछा जाए स्ट्रेटोपाउस के टेम्परेचर कितना है, तो आप बोल सकते हैं -2 डिग्री सेल्सियस। पूछा जाए कि स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबसे पहले तो O3, थोड़ी बहुत O2 और थोड़ी बहुत N2 भी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट लेयर है हमारा मिसोस्फीयर। तो मिसोस्फीयर के एल्टीट्यूड क्या होंगे, 56 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर, क्योंकि 56 किलोमीटर में लगभग 56 किलोमीटर में जाके कौन सी लेयर खत्म होती है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो 56 से 90 किलोमीटर तक जो होते हैं वो मिसोस्फीयर होता है, ठीक है ना। यानी कि मिसोस्फीयर की हाइट 56 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर के आसपास तक होता है, ठीक है। मिसोस्फीयर में कौन सी गैस पाई जाती है, मिसोस्फीयर में लगभग जो है थोड़ी बहुत N2 और थोड़ी बहुत जो है O2 गैस पाई जाती है। और यहां पर जो है गैस जो है वो आयन के फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि हमको O2 प्लस में मिलेंगे, ठीक है, और हमको मिलेंगे NO प्लस में, ठीक है। यानी आयन के रूप में यहां पर हमको बांग्ला में आधान कहते हैं, आधान के रूप में यहां पर मिलेंगे आयन। ओके, तो अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट में मिसोस्फीयर के। तो देखिए मिसोस्फीयर में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे ना, टेम्परेचर क्या होगा, घटेंगे। एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज होंगे, एल्टीट्यूड अगर इंक्रीज होंगे तो क्या करेंगे, बोलिए, टेम्परेचर घटेंगे। टेम्परेचर क्या होंगे, घटेंगे। और मिसोस्फीयर का टेम्परेचर सबसे कम होता है, सभी लेयरों में से सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर किसका है, मिसोस्फीयर का है। सबसे कम टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। इसी वजह से मिसोस्फीयर को क्या कहा जाता है, कोल्डेस्ट लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलिए, कोल्डेस्ट लेयर। क्लियर है, मिसोस्फीयर को क्या कहा जाता है, कोल्डेस्ट लेयर। तो अगर पूछा जाए कि मिसोस्फीयर को कोल्डेस्ट लेयर क्यों कहा जाता है, यानी कि मिसोस्फीयर में जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर घटता है, यानी बहुत ही कम होता है मिसोस्फीयर का टेम्परेचर। तो मिसोस्फीयर का टेम्परेचर बहुत ही कम क्यों होता है, या मिसोस्फीयर को कोल्डेस्ट लेयर क्यों कहा जाता है, तो आंसर ये होगा कि मिसोस्फीयर में मिसोस्फीयर में जो है गैस नहीं पाया जाता है। बुलंदी जैसे जैसे बढ़ती है, एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता है तो गैस कम हो जाता है, गैस नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत ही कम मिकदार में गैस होते हैं, N2 O2 बहुत कम मिकदार में होता है, या आयंस के फॉर्म में होते हैं जो भी गैस होते हैं, है ना, बहुत ही कम मिकदार में होता है। तो सूरज से जो भी सोलर रेडिएशन आता है ना उसको एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं होता है वहां पर गैस। तो एब्जॉर्ब करने के लिए कोई गैस नहीं है, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए गैस नहीं है, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए गैस नहीं है, तो क्या होंगे, ठंड होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे, ठंड होंगे। इसी वजह से मिसोस्फीयर क्या होते हैं, ठंड होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। यहां पर सिर्फ मिसोस्फीयर में क्या होता है, रेडिकल होते हैं, क्या होते हैं, रेडिकल, ठीक है। अगर आपका
क्वेश्चन में आए कि मेसोस्फीयर सबसे ज़्यादा ठंड लेयर क्यों है, क्योंकि मेसोस्फीयर में गैस बहुत ही कम मिकदार में होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं, जिससे सूरज से आने वाले सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। गैस होंगे तब ना एब्जॉर्ब करेंगे, तो कोई गैस ना होने की वजह से, मेसोस्फीयर में कोई गैस ना होने की वजह से या गैस ना के बराबर होने की वजह से सूरज से आने वाले सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसी वजह से मेसोस्फीयर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से मेसोस्फीयर को क्या कहा जाता है, कोल्डेस्ट लेयर कहा जाता है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है मेसोस्फीयर में गैस ना होने की वजह से सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, रेडिकल होते हैं। ओके, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला कि स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच जाता है, -56 डिग्री से -2 डिग्री तक स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ता है, और मेसोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर घटता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री में खत्म होता है ना, 2 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री तक पहुंच जाता है, 2 डिग्री से -92 डिग्री तक पहुंच जाते हैं, -92 डिग्री सेल्सियस तक। बहुत ही कम टेम्परेचर तक, मतलब बहुत ही कम हो जाता है टेम्परेचर, -92 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है ना, इसी वजह से तो मेसोस्फीयर को क्या कहा जाता है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। ओके, अब आ जाता है नेक्स्ट लेयर की तरफ, जो कि है थर्मोस्फीयर। नोट कीजिए, थर्मोस्फीयर। देखिए थर्मोस्फीयर, थर्म का मतलब ही होता है टेम्परेचर, यानी सबसे ज्यादा हॉटेस्ट लेयर है ये। यहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होते हैं, यहां पर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, गर्मी होती है। ठीक है, तो थर्मोस्फीयर के एल्टीट्यूड की अगर बात किया जाए तो 90 किलोमीटर में कौन जाके फिनिश होते हैं, हमारे मेसोस्फीयर। और हाँ, मेसोस्फीयर जहां पर फिनिश होते हैं और थर्मोस्फीयर स्टार्ट होता है, उस जगह को कहा जाता है मेसोपॉज। क्या, ट्रोपोस्फीयर जहां पर खत्म होंगे ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फीयर जहां पर खत्म होंगे स्ट्रेटोपॉज, मेसोस्फीयर जहां पर खत्म होंगे मेसोपॉज, और थर्मोस्फीयर जहां पर खत्म होंगे थर्मोपॉज। क्लियर, एक्सोस्फीयर जहां पर खत्म होंगे एक्सोपॉज, इस तरह से नाम रखा गया है। ठीक है, तो मेसोस्फीयर जहां पर खत्म होता है उसको क्या कहेंगे, मेसोपॉज। तो मेसोपॉज के बाद हमारा स्टार्ट होता है थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर के एल्टीट्यूड अगर पूछा जाए, एल्टीट्यूड, तो बताइए थोड़ा सा कि मेसोस्फीयर कहाँ पे खत्म होता है। मेसोस्फीयर खत्म होता है हमारा 90 किलोमीटर में अप्रोक्सीमेटली। तो 90 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है हमारा थर्मोस्फीयर। ओके, अच्छा, थर्मोस्फीयर में जो है यहाँ पर गैस जो है एटम में टूट जाता है, और वो फिर सूरज से आने वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके आयोनाइज हो जाता है, यानी आयन बन जाता है। ओके, यानी यहाँ पर जो है गैस सूरज से आने वाले यूवी रेज, गामा रेज, ये सबको एब्जॉर्ब करके क्या करता है, आयंस बनाते हैं यहाँ पर गैस। यानी यहाँ पर गैस जो है आयंस के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे O+ में मिलेंगे NO+, O2+। ठीक है, तो यहाँ पर गैस जो है यहाँ पर एटम में टूट जाता है, और सूरज से जो रेडिएशन आता है जैसे यूवी रेज, गामा रेज, इनको एब्जॉर्ब करके क्या करता है, इनको एब्जॉर्ब करके आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से इस लेयर का दूसरा नाम है आयोनोस्फीयर। अगर पूछा जाए थर्मोस्फीयर का दूसरा नाम आयोनोस्फीयर है, या थर्मोस्फीयर का नाम आयोनोस्फीयर क्यों है, या आयोनोस्फीयर को आयोनोस्फीयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि थर्मोस्फीयर में जो है गैसों का आयोनाइजेशन होता है, ये आयोनोस्फीयर में गैसों का आयोनाइजेशन होता है, इसी वजह से आयोनोस्फीयर का नाम आयोनोस्फीयर है। ओके, तो आयोनोस्फीयर जो है वो 90 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 90 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक आयोनोस्फीयर है। उसका बाकी जो 100 किलोमीटर है वो पूरा, यानी 90 से लेकर 500 तक, 90 से लेकर 500 किलोमीटर तक पूरा थर्मोस्फीयर है, और 90 से लेकर 400 किलोमीटर तक आयोनोस्फीयर है। ओके, टेम्परेचर कितना तक होता है, तो देखिए मेसोस्फीयर में टेम्परेचर कहां तक पहुंचते हैं, -92 डिग्री सेल्सियस तक। तो -92 टेम्परेचर -92 डिग्री सेल्सियस से -92 डिग्री सेल्सियस से कहां पर पहुंच जाते हैं, 1200 डिग्री सेल्सियस। देखिए -92 डिग्री से इतना टेम्परेचर बढ़ता है, 1200 में पहुंच जाता है, माइनस यहां पर नहीं होगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्मोस्फीयर में जो है एयर नहीं होते हैं। ठीक है ना, एयर नहीं होते हैं, इसी वजह से थर्मोस्फीयर में जो है, थर्मोस्फीयर को अगर हम लोग देखेंगे तो ब्लैक नजर आता है। क्या नजर आता है, ब्लैक। अगर पूछा जाए थर्मोस्फीयर कैसा नजर आएगा, अगर पूछा जाए थर्मोस्फीयर ब्लैक क्यों नजर आता है, क्योंकि थर्मोस्फीयर में जो है एयर नहीं होते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, थर्मोस्फीयर में या आयोनोस्फीयर में हम लोग को ऑरोरा नजर आता है। अब ये ऑरोरा है क्या, तो देखिए सूरज से जो है यूवी रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेडिएशन ये सब निकलते हैं। ठीक है, और ये सब जो है ये चार्ज रखते हैं,
ठीक है। और हमारे अर्थ में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ज़्यादा होता है। तो मान लें कि ये हमारे अर्थ है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो रेज आते हैं तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट होता है पोल में, पोलरिटी में, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। ये सारी चीज़ इधर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से पोलर एरिया में, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले इलाके में, आयोनोस्फीयर में क्या दिखाई देता है, अलग अलग कलर के लाइट, ग्रीन, पर्पल, अलग अलग कलर के लाइट दिखता है, जिसे क्या कहा जाता है, ऑरोरा। जो नॉर्थ पोल में दिखाई देता है उसको कहा जाता है, जो नॉर्थ पोल में देखने को मिलता है उसको बोला जाता है ऑरोरा बोरियलिस। क्या कहा जाता है, ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है। और जो साउथ पोल में नजर आता है उसको कहा जाता है, जो साउथ पोल में नजर आता है, साउथ पोल में उसको कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। तो ऑरोरा क्या है, ऑरोरा को कुतुबी नूर कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो ऑरोरा क्या है, सूरज से यूवी रे, गामा रेज, कॉस्मिक रेडिएशन निकलते हैं जो कि चार्ज रखता है, ठीक है ना, क्या रखता है, चार्ज, ठीक है। और हमारे अर्थ के क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ज़्यादा होता है, तो उस चार्ज को क्या कहता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या कहता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह से मिलकर के अलग अलग कलर का फॉर्मेशन करता है, अलग अलग रंगीन कलर, जैसे ग्रीन कलर या पर्पल, और अलग अलग कलर जो है अलग अलग कलरों का फॉर्मेशन करता है। लाइटनिंग दिखाई दे रहा है, और मतलब अलग अलग कलर फॉर्मेशन हो रहा है, और यही चीज रात को जो है चमकते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको ऑरोरा कहा जाता है। जो और ये जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि पोलरिटी में दिखाई देता है, पोलर वाला एरिया में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में नजर आएंगे, सभी जगह नजर नहीं आएंगे, इक्वेटर में नजर नहीं आएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि ऑरोरा कहां से दिखाई दे सकता है, तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल से दिखाई दे सकता है। कौन से लेयर में दिखाई देता है, आयनोस्फीयर में दिखाई देता है, ठीक है। कौन से लेयर में, आयनोस्फीयर में, ओके। अगर आयनोस्फीयर ऑप्शन ना हो, ऑरोरा नजर आता है, 4 ऑप्शन दिया है, अगर आयनोस्फीयर ना हो तो थर्मोस्फीयर होगा, क्योंकि थर्मोस्फीयर में ही आयनोस्फीयर होता है, ओके। जो नॉर्थ पोल में जो ऑरोरा दिखाई देता है उसको कहा जाता है ऑरोरा बोरियलिस, और जो साउथ पोल में दिखाई देता है उसको कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, क्लियर है। और हाँ, फिलहाल ऑरोरा जो है लद्दाख में दिखाई दिया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोलर एरिया में दिखाई देगा, कभी कभी जो है अर्थ के किसी भी एरिया से दिखाई देता है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर ऑरोरा देखने की जो पॉसिबिलिटी है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहीं से दिखाई देंगे। कहां पर दिखाई देता है, आयनोस्फीयर में दिखाई देता है, ठीक है। तरफ हमारा नेक्स्ट लेयर क्या है, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, तो बताइए आप एक्सोस्फीयर के एल्टीट्यूड क्या होंगे, तो एक्सोस्फीयर के एल्टीट्यूड होंगे हमारे, यानी हाइट कितने होंगे, इसके हाइट हो जाएंगे हमारे, बोलिए 500 तक। कौन खत्म हुआ, थर्मोस्फीयर। तो 500 किलोमीटर से अबव कर देता है, हमारे क्या होता है, एक्सोस्फीयर, ठीक है। एक्सोस्फीयर में जो है बहुत ही हल्के गैस होते हैं, लाइक इसमें कौन से गैस होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैस यहां पर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। एक्सोस्फीयर के बाद जो लेयर आएगा और एक नाम है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर में हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैस होती है, हल्की वाली गैस, ओके। और एक्सोस्फीयर में जो है जो सैटेलाइट है, एक्सोस्फीयर में जो सैटेलाइट छोड़े जाता है वो कहां पर जाकर रहते हैं, मतलब वो एक्सोस्फीयर में रहते हैं, ठीक है ना। तो सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन जो है हमको कहां पर मिलेंगे, एक्सोस्फीयर में, ठीक है, याद रखिए, ओके। तो इसके टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। इसके बाद हमारे जो लेयर है वो है हमारा, कौन सा लेयर बोलिए, वो है हमारा मैग्नेटोस्फीयर। तो देखिए मैग्नेटोस्फीयर क्या है, द फाइनल बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एंड द आउटर स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर। द फाइनल बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एंड द आउटर स्पेस इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर, यानी अर्थ से लेकर आउटर स्पेस तक जो बाउंड्री है उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटोस्फीयर। हमारे मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ के क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है, कुछ इस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक ये होगा हमारा क्या,
ये होगा हमारा मैग्नेटोस्फीयर। ओके, इसके बाद हमारे अर्थ के जो ग्रेविटी है काम नहीं करेंगे, इधर काम नहीं करेंगे, कहां तक काम करेंगे, मैग्नेटोस्फीयर तक, ठीक है। उसके बाद दूसरे प्लैनेट के ये स्पेस आ जाते हैं, ये स्पेस हमको मिलेंगे ये दूसरे प्लैनेट की, ठीक है ना, दूसरे प्लैनेट की। तो मैग्नेटोस्फीयर हमारे एटमॉस्फेयर के लास्ट लेयर है। किसी किसी बुक में ये लेयर के बारे दिया है, किसी किसी बुक में ये लेयर के बारे, इस लेयर के बारे नहीं दिया है। ओके, और ये जो मैग्नेटोस्फीयर है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर मुश्तमिल है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस लेयर में मौजूद है, ठीक है। और सन से जो सोलर विंड आता है उससे हमको मैग्नेटोस्फीयर जो है प्रोटेक्ट करता है, यानी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। सन से जो सोलर विंड आते हैं उससे अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके।